नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 10 मई 2020। आज संडे है। जैसा कि हमने पहले निर्धारित किया था कि संडे के दिन हम जितनी पूरी वीक की जितनी भी करंट अफेयर्स होगी उसको रिवाइज़ करेंगे। तो आज रिवीजन का दिन है, तो शुरुआत करते हैं। जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जारी करता थी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसके फ्रेमवर्क के तहत स्थापना की गई थी? OECD 1974 में। मुख्यालय पेरिस में है। OECD का मुख्यालय भी पेरिस में है। काम क्या है? सदस्य देशों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना। OECD में भी 37 देश है। 36 देश 2018 तक थे। 2018 में जब शामिल हुआ था लिथुआनिया, तब 36 देश हुए थे। उसके बाद में अभी 28 अप्रैल 2020 को नया देश कोलंबिया शामिल हुआ है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। इसने जो रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, ये अभी जो ऊर्जा है उसकी मांग के बारे में है। लॉकडाउन की वजह से ऊर्जा की मांग में गिरावट आ रही है। वैश्विक ऊर्जा में 6% की गिरावट संभव है। सर्वाधिक गिरावट कच्चे तेल में देखी जा रही है, इसीलिए कच्चे तेल के दाम नेगेटिव में चले गए हैं। अभी आपने देखा होगा समाचारों में। एकमात्र वृद्धि वाला क्षेत्र नवीनकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि उद्योगों में भी नवीनकरणीय ऊर्जा उपयोग नहीं की जा रही है। केवल कृषि और घरेलू कामों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सर्वाधिक गिरावट विकसित देशों में है। चूँकि कच्चे तेल में गिरावट है, कच्चे तेल की जब खपत होती है, जलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसके उत्सर्जन में भी 8% की कमी की संभावना है। भारत में ऊर्जा की मांग में लगभग 30% की कमी की संभावना है। ये संभावना है, देखो अभी कंफर्म नहीं है कि होगी नहीं होगी। इस रिपोर्ट में इतनी संभावना बताई गई है। अगला आर्टिकल था डेमो 2 मिशन के बारे में। एजेंसी है नासा और स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इस पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा। डेमो 2 मिशन के तहत स्पेसएक्स का वो है अंतरिक्षयान, और ये नासा का एक मिशन चलता है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, उसके तहत ये ले जाए जाते हैं। इसके तहत नासा क्या करती है, जो प्राइवेट कंपनी है उनके यान हायर करती है, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको हायर करती है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो एलन मस्क आपको पता है, जिसके ओनर है, जिसकी टेस्ला भी है। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अगला आर्टिकल कश्मीरी केसर के बारे में। हाल ही में इसको GI टैग प्रदान किया गया। करेवा मिट्टी जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, वहाँ पर इसकी खेती होती है। ये मिट्टी हिमानी और झील निक्षेप द्वारा जमा मिट्टी है, बहुत उर्वर मिट्टी है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर उगाया जाने वाला केसर है। लगभग 1600 से 1800 मीटर ऊंचाई पर उगाया जाता है। 3 प्रकार हैं, लच्छा, मोगरा और गुच्छी। मैंने कहा था तीनों प्रकार याद रखने हैं, लच्छा, मोगरा और गुच्छी, ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो शब्द चर्चा में रहे लच्छा, मोगरा और गुच्छी, वो किससे संबंधित हैं? तो कश्मीरी केसर से संबंधित हैं। अन्य भी कुछ चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिला है। मणिपुरी काले चावल, इनको चाको हाओ कहते हैं, उनको GI टैग मिला है। काला रंग होता है इनका एंथोसाइनिन के कारण, और इस काले चावल का उपयोग किया जाता है मेडिकल पर्पज़ के लिए। किसी को डायबिटीज़ वगैरह हो तो पारंपरिक रूप से जो चिकित्सा है उसमें इसका उपयोग होता है मणिपुर में। गोरखपुर टेराकोटा, ये उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर इसलिए आपको याद होगा कि जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहले गोरखपुर से सांसद रहा करते थे। अच्छा, गोरखपुर टेराकोटा होता है मिट्टी से बनी चीज़ें। तो वहाँ मिट्टी के हाथी, घोड़ा, बैल, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। तीसरा GI टैग मिला है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को। ये तमिलनाडु में बनाई जाती है। मूंगफली के दाने में गुड़, जिसको हम यहाँ पर कभी कभी मूंगफली गजक कह देते हैं, कभी कभी चपड़ा भी कह देते हैं, ये वही है। तो वहाँ तमिलनाडु में स्पेशली बनाई जाती है। तो वहाँ एक नदी भी है, उसका पानी उपयोग करके बनाते हैं, तो अलग टेस्ट आता है, तो इसलिए इसको GI टैग मिला है। अगला आर्टिकल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में है। हाल ही में 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल नॉन अलाइड मूवमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि जब से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है 2014 से, उसके बाद इन्होंने पहली बार इस समिट में भाग लिया है नैम में। इससे पहले 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भाग लिया था।
नेम के बारे में हम जाने 1961 में बेलग्रेड के शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि 1956 में जब बांटुंग में सम्मेलन हुआ था तब भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई थी। 1961 में पहली बार सहमति बनी बेलग्रेड सम्मेलन में। तत्काल उस समय जो सदस्य थे वो 29 सदस्य थे 1961 में जब ये बना था। वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं और इसका कारण था कि उस समय जो कोल्ड वार चल रहा था उसमें जो नए देश थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, वे अपनी स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे कि अगर वे किसी एक गुट के साथ अपना सहयोग और संबंध स्थापित करते हैं, किसी एक गुट का फेवर करते हैं, तो यह संभव है कि वह गुट उसके हितों का शोषण करे, वह उसको गुलाम बना ले। तो उनमें डर बैठा हुआ था, इसलिए भारत इसका संस्थापक सदस्य था। अगला आर्टिकल है इकोसेंस के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया है और ये परीक्षण के लिए एक किट है, एक बायोसेंसर है। इसमें बायोसेंसर का उपयोग किया जा रहा है। बायोसेंसर वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ विशेष के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर केमिकल विशेष के प्रति संवेदनशील होता है, वो अपना रंग बदल देता है जैसे वो उसके संपर्क में आता है। तो ये सब बायोसेंसर हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि केवल 30 सेकंड में लार्क से नमूने लेकर कोरोना वायरस का परीक्षण किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है कि संक्रमित है या नहीं है। अगला आर्टिकल है किसान सभा ऐप के बारे में। मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, CSIR इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए हमको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दे दे या कोई और मंत्रालय दे दे, तो ये इम्पोर्टेंट है। CSIR देखो ये CSIR के आगे जितने भी लगते हैं ना, CRRI लग जाता है, NIO लग जाता है, ये CSIR की लेबोरेटरीज़ है। इसकी करीब 26 से 27 लेबोरेटरीज़ हैं, तो उनका नाम है। इसमें CRRI में रोड के संबंधित रिसर्च किया जाता है। जैसे NIO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, उसमें समुद्र से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, कोई पोत विकसित करना है, उसका डिज़ाइन तैयार करना है, तो उससे संबंधित रिसर्च उस लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ये CSIR के अलग अलग लेबोरेटरीज़ है। ये CSIR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, वहीं पे सारी लेबोरेटरीज़ हैं। अमूमन जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं वहीं हैं, कोई लेबोरेटरीज़ हो सकता है बाहर हो। अगर कोई ऐसी लेबोरेटरी आएगी जो बाहर है तो मैं आपको बताऊँगा। उद्देश्य है इस किसान सभा ऐप का किसान, ट्रांसपोर्टर, सेवा पदार्थ, मंडी व्यापारी, इनको एक साथ जोड़ना ताकि किसान जो है उनको समय पर फसलें मंडी में पहुंच सके और फसल का उचित दाम मिल सके। सेवा प्रदाता में उर्वरक वाले हो गए, कीटनाशक वाले हो गए, तो वो बताएंगे कि भाई कीटनाशक उपलब्ध है कि नहीं है हमारे पास उर्वरक उपलब्ध है कि नहीं है। तो किसानों को सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। 6 मई की करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था उपग्रह टीवी चैनलों के बारे में। नए नियमों का मसौदा जारी किया गया है। केवल सैटेलाइट टीवी चैनलों के बारे में किया गया है। केबल टीवी चैनलों के बारे में अभी भी कोई नियम मसौदे का नए नहीं है, जो पुराने हैं वही चल रहे हैं। जारी करता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, जारी करता तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, लेकिन अगर उनको सुरक्षा मंजूरी लेनी है डाउन लिंकिंग और अपलिंकिंग की, मतलब उपग्रह को सिग्नल भेजने और वापस उपग्रह से नीचे सेटअप बॉक्स होते हैं उन तक पहुंचाने के लिए, तो इसको जो रिले स्टेशन होता है वहाँ से सिग्नल जो ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट के पास, तो उसको बोलते हैं अपलिंकिंग सिग्नल की। और जब सैटेलाइट से सिग्नल सेटअप बॉक्स के पास आता है तो उसको बोलते हैं डाउन लिंकिंग। तो इसके लिए सुरक्षा मंजूरी गृह मंत्रालय से लेनी पड़ेगी। हो सकता है कहीं कंफ्यूज कर दे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं, गृह मंत्रालय से लेनी पड़ेगी। एक बार मंजूरी ले ली 10 साल के लिए वैध रहेगी। ये कुछ इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जो मैंने आपको बताए। अगला आर्टिकल है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी काम करते थे उनके वेतन, प्रमोशन, इनसे संबंधित जो भी मामले थे, प्रशासनिक मामले, वो चंडीगढ़ पीठ द्वारा सुने जाते थे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की। अब ये जम्मू कश्मीर पीठ द्वारा सुने जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। जो केट हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यह अनुच्छेद 323A के तहत इसकी स्थापना की गई है। संसद को ये शक्ति दी गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 323A जोड़कर कि वह इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करे, ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना करे, उनके बारे में नियम जारी करे। तो संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्याय अधिकरण अधिनियम लागू किया।
और इसके संबंध में कई पीठों की स्थापना की। अभी 17 बेंच और 21 सर्किट बेंच काम कर रही है। इनका काम है कि लोक सेवा में नियुक्त कार्मिकों की चयन व सेवा संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करना। इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें थी इसमें कि उच्च न्यायालय के सम्मान इसको अवमानना अधिकार प्राप्त है, पहले प्राप्त नहीं थे। 2006 में इसमें संशोधन किया गया था, तब इसको अवमानना अधिकार दिए गए थे। और दूसरी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, सारे जो केस हैं वेतन, देखिए आप जो इसमें देखेंगे कार्मिकों का चयन, उनकी सेवा संबंधित शर्तें, उनका प्रमोशन, उनके वेतन संबंधित मामले, ये सारे सिविल मामले हैं, सिविल कोर्ट से संबंधित मामले हैं। उसके बावजूद भी ये जो संस्थान हैं, ये जो न्यायाधिकरण हैं, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बाध्य नहीं है। अगला आर्टिकल है चकमा और हंसोंग के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा कोविड-19 राहत कार्यक्रम में इन्हें शामिल करने का आदेश दिया गया है। चकमा और हंसोंग शरणार्थी थे मूलतः 2017 तक, जब तक इनको नागरिकता नहीं दी गई थी। 2017 में इनको नागरिकता दे दी गई। 2015 में इनको लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इनको नागरिकता दी जाए, क्योंकि नागरिकता संबंधी सभी शर्तों का पालन करते हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। 1960 के दशक में बांग्लादेश से आए थे। चटगांव क्षेत्र में, चटगांव एक पहाड़ी क्षेत्र है बांग्लादेश में। अगर हम देखें तो ये जो म्यांमार से सटा हुआ भाग है नीचे की तरफ बांग्लादेश का, वहाँ पर ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर एक नदी बहती है, कर्णफुली नदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस पर एक कप्ताई बांध बनाया गया था 1960 के दशक में। तो जब बांध बना तो उसके जो जल भराव क्षेत्र था उसमें जनजाति निवास करती थी, चकमा और हंसोंग। तो इनकी जल भराव क्षेत्र के कारण इनका विस्थापन हुआ, और विस्थापन के बाद ये धीरे धीरे त्रिपुरा में आए। त्रिपुरा के बाद आसाम, आसाम से अरुणाचल प्रदेश, तो इनका पुनर्स्थापन किया गया, पुनर्वासन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, केंद्र सरकार ने 2017 में नागरिकता प्रदान की गई। उसके बाद भी शिकायतें आ रही थी कि जो कोविड-19 का जो राहत पैकेज है उसमें इनको शामिल नहीं किया गया है, इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब गाइडलाइन जारी की है केंद्र सरकार ने और इनको शामिल करने का निर्देश दिया है। अगला आर्टिकल है मेकोंग नदी आयोग के बारे में। इम्पोर्टेंट क्या है कि चीन इसका सदस्य नहीं है। हालांकि मेकोंग नदी चीन से बहती है, चीन, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम के बाद जो साउथ चाइना सी है उसमें जाके गिर जाती है। मेकोंग नदी आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय है वियंतियाने, लाओस में। ये लाओस की राजधानी भी है। इसका जो कार्य है वो है जो नदी बेसिन है उसका विकास, प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। अगर कोई जल विवाद होता है तो उसके लिए उत्तरदायी हैं। दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है, एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। अगला आर्टिकल है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट, GRID, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र हैं, जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। मुख्य बिंदु है कि वर्ष 2019 में 50.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। उनमें से 45 मिलियन मानवकृत संघर्ष और हिंसा की वजह से, और प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, इन सब की वजह से 5 मिलियन के लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं आंतरिक रूप से। आंतरिक विस्थापन से हमने जाना था कि आंतरिक विस्थापन किसको कहते हैं। आंतरिक विस्थापन उसको कहते हैं जब लोग एक ही देश के अंदर ही अंदर विस्थापित होते हैं, जैसे भारत के लोग भारत के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर विस्थापित हो जाएं। विस्थापन में, आंतरिक विस्थापन में सीरिया पहले स्थान पर है, जबकि आपको पता होगा हमने एक रिपोर्ट यूनिसेफ की भी डिस्कस की थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट में पहले स्थान पर भारत था, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है। अगला आर्टिकल आयु रक्षा पहल के बारे में। मैंने कहा था इसको इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके मंत्रालयों को। आयुष आयुर्वेदिक संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष आयुष मंत्रालय केवल याद रखने की ज़रूरत है। तो दिल्ली पुलिस को क्या किया जाएगा, आयु मतलब आयुर्वेदिक तरीके, आयुर्वेदिक तरीक़ों से इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाएगी। जितने भी कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, जो राहत बचाव कार्य में लग रहे हैं, चिकित्सा में लग रहे हैं कोविड-19 के मरीज़ों की। अगला आर्टिकल है TS त्रिमूर्ति के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। भारत 2021-22 में 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होगा। ऐसे में इनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है कि क्या निर्णय लेते हैं, किस प्रकार के कूटनीतिक प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से ये एक हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा बने रहते हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 10 नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला आर्टिकल ठीकरी पैरा के बारे में है। पंजाब और हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग है। ये सामुदायिक पुलिसिंग में से स्थानीय लोग हैं वही पैरा देते हैं, वही सुरक्षा उपाय करते हैं। अब इसलिए चर्चा में है कि पंजाब और हरियाणा में गांव के लोग रात के वक्त पैरा देते हैं ताकि कोई भी कोरोना वायरस से संबंधित जो भी मरीज़ हैं, संदिग्ध मरीज़ हैं, वो गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कोरोना किलर 100 के बारे में। गरुड़ा एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने ये निर्मित किया है। ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। 450 फीट की ऊंचाई तक कीटाणुनाशक का छिड़काव करने में सक्षम है। मैंने इसके 2 फायदे बताए थे। पहला ये कि पारंपरिक रूप से अगर हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं शहर में, तो हो सकता है कि जो श्रमिक हैं वो किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ जाए तो वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अगर ड्रोन से इसका छिड़काव किया जाता है तो संक्रमित होने का खतरा नहीं है श्रमिकों को। और दूसरा ये कि बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं जिनकी ऊंचाई 8 मंजिला 10 मंजिला जो बिल्डिंग है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ये भारत और यूके की संयुक्त परियोजना है। भारत की तरफ से IISc बेंगलोर के सदस्य इसमें शामिल हैं। एक टीम बनाई गई है, उसमें भारत की तरफ से IISc बेंगलोर के सदस्य हैं, यूके की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के सदस्य हैं। दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? बंगाल की खाड़ी में जितनी भी समुद्री प्रक्रियाएं होती है, वहाँ तापमान में अगर कोई परिवर्तन होता है, नीचे का पानी ऊपर आता है जिसको हम समुद्री परासरण बोलते हैं, तो उससे तापमान में परिवर्तन होता है, कोई चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है, तो इन सब की वजह से क्या परिवर्तन होता है। देखो बंगाल की खाड़ी में देखें तो जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसका तापमान अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है श्रीलंका के पास वाला, वहाँ पर तापमान बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है दक्षिणी मानसून पर, दक्षिण एशिया के मानसून पर, तो इन सब पर शोध कार्य किया जाएगा। वित्त पोषण किया जा रहा है भारत की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा और यूके की तरफ से प्राकृतिक पर्यावरण व अनुसंधान परिषद, ये यूके में स्थित है। उपयोग किया जाएगा सिंधु साधना पोत का। इस जलपोत का निर्माण 2012 में CSIR NIO के द्वारा किया गया था। मैंने कहा था CSIR की लेबोरेटरीज़ हैं, ये आगे लगी हुई है जो NIO लेबोरेटरीज़ हैं, ये लेबोरेटरी है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। सिंधु साधना पोत एक शोध जलपोत है, रिसर्च के रूप में काम लिया जाता है। इसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, हाई क्वालिटी सोनार लगा हुआ है, ताकि उसके लिए रिसर्च के लिए आंकड़े जुटाए जा सकें। अगला आर्टिकल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में है। इसके जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसके बारे में आप याद रखें पहला स्थान किसका है और भारत का स्थान कौन सा है, भारत का जो पिछले साल क्या स्थान था और इसका जारीकर्ता कौन है। ये 3 अंतिम स्थान आप भले ही याद ना रखो, लेकिन 3 चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, एक NGO है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। भारत की स्थिति अभी ये है कि 142वां स्थान है 180 देशों में से। 2 स्थानों की कमी हुई है। 2019 में भारत का 140वां स्थान था। अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया है। पिछली बार उत्तरी कोरिया 179th प्लेस पे था, इस बार एक स्थान की गिरावट हुई है, 180वें स्थान पे पहुंच गया है। भारत में जो गिरावट के कारण बताए गए हैं रिपोर्ट में वही बताए गए हैं कि विचारधारा विशेष का जो पत्रकार हैं उनके ऊपर दबाव है, उन्हें धमकी दी जाती है अगर उनकी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती तो। इसमें राजनीतिक और धार्मिक रूप से 2 विचारधाराओं का स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है उस रिपोर्ट में। दूसरा जो बिंदु इन्होंने बताया गिरावट का वो है आपराधिक धाराओं का प्रयोग पत्रकारों के विरुद्ध किया जा रहा है। खासकर धारा 124A का जिक्र किया है। धारा 124A है राजद्रोह से संबंधित, और उसमें केवल राजद्रोह की परिभाषा केवल इतनी है कि सरकार के विरुद्ध अगर कोई बोलता है, सरकार की गतिविधियों के खिलाफ बोलता है, सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलता है, लोगों में असंतोष पैदा करता है, तो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो पत्रकारों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। पुलिस हिंसा और रिपोर्टिंग निषेध जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक कर्फ्यू लगा रहा 370 हटने के बाद। वहाँ पर इवन दैट मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी रैंकिंग में गिरावट हुई है।
अगला आर्टिकल आर्कटिक एम के बारे में है। ये रूस का एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह हमेशा जो सन से सिंक्रोनिस ऑर्बिट होती है, सूर्य समकक्ष ऊर्जा करीब 600 से 700 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, कम ऊंचाई पे स्थापित किए जाते हैं ताकि पृथ्वी का अच्छे से अवलोकन कर सके, वहाँ की इमेजेस ले सकें। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं। रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए 2020 में इसकी लॉन्च किया जाएगा। 20 की केवल घोषणा हुई है। आर्कटिक क्षेत्र आपको पता है उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और ये रूस का आर्कटिक क्षेत्र के लिए पहला उपग्रह है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रूस का आर्कटिक क्षेत्र के लिए पहला उपग्रह है। इतने लंबा समय हो गया अभी तक रूस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु, पर्यावरण, इन सब की निगरानी के लिए कोई उपग्रह लॉन्च नहीं किया है अभी तक। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में ये कथन दे दे कि रूस इसके द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जलवायु और पर्यावरण पर निगरानी रखेगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा उस पर भी निगरानी रखेगा। जब परिवर्तन पर निगरानी रखेगा और उसके आंकड़े जुटाएगा तो उसका अध्ययन भी होगा। भारत के जो आर्कटिक क्षेत्र में शोध केंद्र हैं वो हैं हिमाद्री, ये भूतल पर स्थित है, और इंड आर्क, इसके बारे में यूपीएससी पहले प्रश्न पूछ चुका है। ये जल के अंदर हैं, भूजल के अंदर एक अंडर वाटर रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला जिसको हम शोधशाला भी कह देते हैं। नॉर्वे में स्थित है दोनों के दोनों शोध केंद्र। अगला आर्टिकल है विष्णु सेंद्रा पर्व के बारे में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो ट्रायंगल है उसमें जो आदिवासी रहते हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक शिकार उत्सव है। इस बार एक भी शिकार नहीं हुआ है। उसका कारण है लॉकडाउन। जो जनजातीय शिकारी हैं वो उन्होंने जंगलों में जाके शिकार नहीं किया, घरों में रहकर इस उत्सव को मनाया है। और ये बताया है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अधिकारियों ने ये बताया कि इस बार एक भी शिकार नहीं हुआ है। अगला आर्टिकल अतुल्य के बारे में है। अतुल्य कोरोना वायरस के विघटन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र है। निर्माण किया गया है DRDO समर्थित यूनिवर्सिटी DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में स्थित हैं। क्या किया जाएगा, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इस डिवाइस के द्वारा अलग अलग हीटिंग रेंज में जब हीट दी जाएगी तो उससे वायरस का विघटन हो जाएगा। देखो ये अंतर हीटिंग का मतलब क्या है, जैसे 30 डिग्री पे एकदम हीट दे दी, करंट देते हैं ना, एक बार दे के छोड़ दिया अलग अलग वोल्टेज का, तो ठीक वैसे ही है। 30 डिग्री का टेम्परेचर पे हीट दी, फिर अचानक उसको बंद कर दिया, फिर 60 डिग्री टेम्परेचर पे हीट दी, फिर बंद कर दिया। तो ऐसे फिर उससे क्या होता है कि उसके जो ऊपर वायरस के ऊपर जो एक ताज के जैसे संरचना होती है, इसको हम क्रोनिक प्रोटीन संरचना बोलते हैं, उसका विघटन हो जाता है। जब उसका विघटन हो जाता है तो वायरस की मृत्यु हो जाती है। अगला आर्टिकल सरस संग्रह पहल के बारे में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और सरकारी ई मार्केट प्लस, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी सबकी संयुक्त पहल है। देखो मैंने कहा था याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद रखने की ज़रूरत है कि क्या किया जाएगा। तो सरस संग्रह में क्या किया जाएगा, जितने भी स्वयं सहायता समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर वो कोई दैनिक उपयोगिता के उत्पाद बनाते हैं तो उनको जैम की सहायता से सरकारी विभाग हैं वे खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, सरकारी विभागों को एक नया मार्केट मिलेगा खरीदने के लिए सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की चीज़ों को। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब चीज़ें वहाँ से खरीदी जाएगी तो वहाँ मार्केट का निर्माण होगा, वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहाँ की जो लाइफ क्वालिटी है लोगों की वो पहले से बेहतर होगी। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें संलग्न होगा। आजीविका उत्पन्न की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है, ये काम अभी तक किया जाता है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो वो इसमें संलग्न है। अगर आप देखो ग्रामीण क्षेत्र से चीज़ें सरकार खरीदेगी तो कुछ तो माध्यम होगा जिससे वो खरीदेगी, सीधे तो खरीदने जाएगी नहीं। उनको कैसे पता कि कोई SSG है उसके पास में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक सरकारी ई मार्केट प्लस एक प्लेटफॉर्म है, सरकारी प्लेटफॉर्म है, कंपनी भी है इसी नाम से, जैम के नाम से, सरकार की टोटली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, उस पर ये रजिस्टर करवाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप और बताएंगे भाई हमारे पास ये मटेरियल उपलब्ध है, तो सरकारी विभाग उनसे खरीद लेंगे। फिर
ये इसके बारे में थे। 5 श्रेणी के उत्पाद हैं: हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय सामान, किराना और पेंट्री, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता से संबंधित। ये आप कॉमन सेंस लगा के इनको कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाई जा सकती है। अब मान लो ऐसे दे दे कि IT क्षेत्र के उत्पाद उनसे खरीदे जाएंगे, तो IT क्षेत्र डेवलप ही नहीं है तो कैसे खरीदोगे ग्रामीण क्षेत्रों से। ये जैम के बारे में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। कंपनी अधिनियम धारा 8 के अंदर ये निर्मित की हुई है। अगला आर्टिकल पुलित्जर प्राइज़ के बारे में है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 भारतीय फोटोग्राफरों को ये पुरस्कार मिला है, उनको नामित किया गया है, उनका नाम आया है इस पुरस्कार के विजेता के रूप में। पहला नाम है मुख्तार खान, दूसरा यासीन डार। ये दोनों श्रीनगर से हैं, चन्नी आनंद जम्मू से हैं। तीनों को किस लिए दिया गया है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, किस तरीके से वहाँ लोगों ने अपना जीवन चलाया, किस प्रकार वहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे थे, उन सब के ऊपर फीचर फोटोग्राफी की। इनका जो फ़ोटो एल्बम है उसका नाम है जीवन की 48 छवियाँ। ऐसा नहीं है कि इनको पहली बार ये पुरस्कार मिला है। देखो कई बार इस तरीके के प्रश्न दे दिए जाते हैं कि ये 3 पहले ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ऐसा नहीं है। 1937 में गोविंद नाम से एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उनको रिपोर्टिंग के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका था, वो भारतीय थे। तो ये पहले नहीं है जिनको ये पुरस्कार मिला है। 1917 से पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ये एक पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की स्थापना करता है, वो तय करता है कि किन किन को पुरस्कार दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। 22 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। 22 में से 21 श्रेणियों में प्रमाण पत्र और $15,000 की राशि दी जाती है, और एक जो श्रेणी है सार्वजनिक सेवा की, उसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है। अगला आर्टिकल ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में है। कोरोना महामारी के कारण विदेशों में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए नौसेना का जो जल के रास्ते जो अभियान चलाया जा रहा है वो है समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कंफ्यूज नहीं होना, एक सेतु समुद्रम योजना भी है। सेतु समुद्रम योजना जितने भी पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनको बाहर जल मार्ग के द्वारा जोड़ने की योजना है। तो उसको क्या, वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, क्योंकि वो बीच में रामेश्वरम जो एडम्स ब्रिज है उसको तोड़ने की बात थी, तो उसको सरकार तोड़ना नहीं चाहती, तो उसके वो ठंडे बस्ते में चली गई है योजना अभी, सेतु समुद्रम। लेकिन अगर कभी कहीं आपसे पूछा जाता है तो सेतु समुद्रम उसके बारे में। कौन कौन इसमें भाग ले रहा है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार। 2 शिप्स हैं जिनको उपयोग किया जा रहा है, जलाश्व और मगर। ये मालदीव से अभी लेके आ रहे हैं भारतीयों को। पहले चरण में 698 भारतीयों को लेकर रवाना हो चुके हैं। 1000 भारतीयों को वहाँ से निकासी की जाएगी मालदीव से। अगला आर्टिकल KS निस्सार अहमद के बारे में। कन्नड़ भाषा के भारतीय कवि और लेखक थे। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इसकी वजह से चर्चा में है। इम्पोर्टेंट क्या है? इनकी कविता नित्योत्सव, ये कर्नाटक की भव्यता का वर्णन करती, कर्नाटक में बहुत फेमस है, कर्नाटक की पहचान के रूप में देखा जाता है इस कविता को। अगला आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। गिलगित जो ये सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हमने तीर लगाया हुआ है, जहाँ से गिलगित इधर है, और ये बाल्टिस्तान भारत के टच वाला जो पार्ट है, ये जो भारत प्रशासित कश्मीर है, भारत के पास जो कश्मीर है उसके जो टच वाला भाग है यहाँ पर बाल्टिस्तान है। गिलगित और बाल्टिस्तान 2 अलग अलग एरिया है। और नीचे वाला भाग है ये भी पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन इसको जो पाकिस्तान है वो कथित आज़ाद कश्मीर के नाम से इसको संबोधित करता है। UN दोनों को ही, जो पूरा भाग है उसको पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के नाम से संबोधित करता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय है उसने यहाँ चुनाव करवाने की अनुमति दी है। हालांकि भारत का क्षेत्र है, इस वजह से पाकिस्तान के संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। एक स्वायत्तशासी प्रदेश है जहाँ का मुख्यमंत्री होता है। लंबे समय तक यहाँ कोई चुनाव नहीं करवाया गया। अभी चुनाव की परमिशन मिली है तो भारत ने इसका विरोध दर्ज करवाया है कि आप चुनाव कैसे करवा सकते हो, ये तो भारत का क्षेत्र है, भारत इसमें चुनाव करवाएगा। ये भारत के जो जम्मू कश्मीर का, पहले जम्मू कश्मीर में जब वहाँ राज्य हुआ करता था तब विधानसभा में वहाँ के लिए सीटें थी, हालांकि वहाँ पर चुनाव नहीं होता था। अभी देखो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जब से जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया पुनर्गठन अधिनियम के बाद में, तो ये लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके एरिया में गिलगिट बाल्टिस्तान।
अगला आर्टिकल सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के बारे में है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने दोनों ने मिलकर ये शुरू किया है। पिरामल फाउंडेशन एक एनजीओ है, नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग का, स्थायी रूप से मिलकर काम करता है नीति आयोग के साथ में। 7 राज्यों के 25 आकांक्षात्मक जिलों में ये शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि पूरे भारत में नहीं, केवल 7 राज्यों में है। यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है और कहीं कंफ्यूज नहीं करेगा। 7 राज्य तो 7 राज्य पूछेगा भी नहीं कि 7 राज्यों की सूची दे दे कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि 7 राज्यों में है, केवल संपूर्ण भारत में नहीं। किया क्या जाएगा? वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझाया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा ताकि कोविड-19 से उनका बचाव हो सके। अगला आर्टिकल विश्व अस्थमा दिवस के बारे में है। प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट क्या है? थीम है, तो थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, और ये अस्थमा के बारे में कुछ जानकारी है। गैर संचारी रोग हैं, एक से दूसरे में नहीं फैलता है। श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। होता क्या है इनिशियली कि जो श्वास नली है वो सिकुड़ जाती है, श्वास नली सिकुड़ जाती है तो सूजन आ जाती है सिकुड़ के, और जब सांस प्रॉपर रूप से फेफड़ों में नहीं पहुंचता तो सीने में जकड़न हो जाती है, खांसी आती है इसी वजह से। इसका कोई इलाज नहीं है वर्तमान में, केवल बचाव है इनहेलर के द्वारा। इनहेलर जब तक लेते रहोगे तब तक आपको समस्या नहीं होगी, जब बंद कर दोगे तो अटैक आने का खतरा है। अगला आर्टिकल संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में है। हाल ही में WHO ने एक पेपर जारी किया है कि टीबी की पहचान के जो मामले हैं भारत में वो लगभग 1/4 रह गए हैं। 75% की कमी आ गई है, केवल 25% मामले को पहचान हो पा रही है। पहले करीब 13,000 मामलों की पहचान होती थी मासिक रूप से, अब 3,000 के आसपास ही पहचान हो रही है। तो इससे 2 खतरे हैं। संक्रमण 2 तरीके से बढ़ सकता है। एक तो अगर दवाई नहीं मिल रही प्रॉपर तो MDR टीबी हो सकती है, रेजिस्ट हो सकती है टीबी, उसके बाद उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नए रोगी बढ़ सकते हैं क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। एक परिवार में 1 को हो गई तो 2 को हो सकती है, 3 को हो सकती है, कई लोगों को हो सकती है, पूरे परिवार को हो सकती है। देखो ये जो RNTCP प्रोग्राम है इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1997 में डॉट्स प्रणाली के साथ इसको शुरुआत किया गया था। डॉट्स प्रणाली चिकित्सा प्रणाली है टीबी की। निक्षय पोर्टल निगरानी के लिए पोर्टल बनाया हुआ है क्षय रोग की। अगला आर्टिकल टोमन के बारे में है। ये एक ईरानी नई मुद्रा की इकाई है। 10,000 रियाल के बराबर 1 टोमन होगा। क्यों? तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और मुद्रा में वैश्विक गिरावट को रोकने के लिए ईरान की संसद ने फैसला लिया है कि मुद्रा की नई इकाई लाई जाएगी। इसमें 4 शून्य हटाए जाएंगे। देख लो 4 शून्य हटाए गए हैं। 10,000 रियाल इक्वल टू 1 टोमन कर दिया। अभी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। $1 बराबर 42,105 रियाल है, इसीलिए ये नई इकाई लेके आए हैं। अगला आर्टिकल वंदे भारत मिशन के बारे में है। विदेशों से देखो, समुद्री मार्ग के द्वारा तो समुद्र सेतु अभियान और हवाई मार्ग के द्वारा वंदे भारत मिशन। 7 से 13 मई के बीच में 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा अलग अलग देशों से। बहुत सारे देश हैं इसलिए देश इम्पोर्टेंट नहीं है। ना ये इम्पोर्टेंट है कि 7 से 13 मई के बीच में किया जाएगा, ना ये इम्पोर्टेंट है कि 64 उड़ान है। इम्पोर्टेंट ये है कि विदेशों से भारतीयों को हवाई मार्ग के द्वारा वापस लाया जाएगा। और वही सारे मंत्रालय हैं, केवल एक मंत्रालय इसमें अलग से जुड़ गया। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्यों? क्योंकि हवाई मार्ग से ला रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का आना ही आना है। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी करता है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है वो बच्चे और महिलाओं के बारे में कार्य करता है पूरे विश्व में। उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि कितने लोग, देखो लॉस्ट एट होम, इससे समझ जाओगे कि ऐसे लोग जो घर में खो गए हैं, मतलब घर में जिनका विस्थापन हुआ है, आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, देश के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उसके बारे में। और इन्होंने कहा कि 33 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ है, जिसमें 12 मिलियन बच्चे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है 2019 में, 5 मिलियन का विस्थापन हुआ है। और प्राकृतिक आपदाओं से जो विस्थापन हुआ है उसमें भी सबसे ज़्यादा विस्थापन भारत में हुआ है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी दिसंबर। देखो 1945 में UN की स्थापना हो गई थी, लेकिन यूनिसेफ की 1946 में हुई है। तो अगर कहीं ये दे दे कि यूनिसेफ और UN की स्थापना एक साथ हुई थी, तो नहीं, यूनिसेफ की बाद में हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, USA में। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है इसको।
अगला आर्टिकल द लॉन्ग मार्च 5 के बारे में, चीनी अंतरिक्ष रॉकेट हैं, हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। 2022 तक चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का प्लान है और चंद्रमा पर भी लोगों को भेजने का प्लान है। अभी केवल यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा पर मानव को भेज पाने में सक्षम है। तो केवल इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है, इतना उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। अगला आर्टिकल दरबार मूव के बारे में है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू शीतकालीन राजधानी है। तो हर अक्टूबर और अप्रैल में जो सचिवालय हैं जम्मू कश्मीर का और जो सरकारी कार्यालय है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं, क्योंकि राजधानी परिवर्तन होता है मौसम के अनुसार। और इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है वो भी अपना स्थान बदलता है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि आप दरबार मूव के बारे में अंतिम फैसला लें, ताकि जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है वो भी फैसला ले सके। और हालांकि जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है वो इसके फेवर में नहीं है दरबार मूव के बारे में। वो कहता है कि ये गैर ज़रूरी प्रथा है, इससे करीब 200 करोड़ का खर्चा होता है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर सरकार के ऊपर निर्भर करता है। देखो, जो भी न्यायालय होता है वो केवल सलाह दे सकता है, वो फोर्स नहीं करवा सकता ऐसे मामलों में। शुरुआत 1872 में डोगरा राजा महाराजा रणबीर सिंह के समय हुई थी। अच्छा, भारत में एक और ऐसा राज्य है जिसके 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं, वो राज्य है आंध्र प्रदेश। हालांकि अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। जो नई राजधानी अमरावती है। अभी हाल ही में अभी तक तो जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है उन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। अमरावती में नई राजधानी बनाने की बात है, उसको धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का खुल ही चुका है 1 तारीख से, 1 जनवरी 2020 से। अगला आर्टिकल स्टायरीन के बारे अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के बारे में। असम में हाल ही में तेज़ी से इसका प्रसार हुआ है। 3000 सूअरों की मृत्यु हो गई है। मनुष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मनुष्य वाहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ले जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं है। कोई टीका भी इसका उपलब्ध नहीं है। वायरस है एसपी विरिडे वायरस, एसपी कुल का वायरस है। अगला आर्टिकल स्टायरीन गैस के बारे में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस गैस के लीक होने के कारण बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उपयोग क्या किया जाता है? पॉलीस्टायरीन जो प्लास्टिक है उसको बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, रबर और लेटेक्स के निर्माण में। संरचना है C8H8 जो C6H5 है, इसको बेंजीन कहते हैं। और CH डबल बॉन्ड CH2 इसको एथिलीन कहते हैं। एथिलीन समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अन्य नाम एथिलीन बेंजीन है इसका। अगला आर्टिकल नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। गोवा में ये फैला हुआ है। हाल ही में इसमें ब्लैक पैंथर की उपस्थिति देखी गई थी, इसलिए चर्चा में है। नाम पड़ा है क्योंकि इसी नाम की नदी का उद्गम होता है इसी से। अगला आर्टिकल डिजिटल इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। किसने जारी की है? IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अनुसार 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता अधिक हैं और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वृद्धि दर अधिक है। सक्रिय उपयोगकर्ता वो हैं जो जिन्होंने 1 महीने में कम से कम 1 बार इंटरनेट का उपयोग किया हो। तो ये सारे पूरे वीक की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी। तो हम इसी तरह हर संडे को जितनी भी पूरी वीक की न्यूज़ रहेगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। अगले संडे को फिर मिलते हैं।